बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास मैथमेटिक्स सिंध बोर्ड में एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं। मैं हूं मुदब्बिर आलम और आप देख रहे हैं मुदब्बिर आलम एकेडमी। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट किया था। हमने रेडिकल एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स और फिर उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 1.4 को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस आज की क्लास को बिना वक्त को ज़ाया किए। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर सामने आता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपके सामने आपको शो हो रहा है। सबसे पहले तो हम देख लेंगे इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी जो कि हमने पिछली वीडियो में भी देखी थी। ए एक्स पावर एन, ठीक है। तो ये जो है इसको पढ़ा जाता है, ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है आपको ब्लैक कलर का लिखा हुआ ए एक्स पावर एन। और जो ए है वो इसका कोफिशिएंट, यानी कि इधर जो भी नंबर होगा वो कोफिशिएंट कहलाएगा, और साथ में जो नंबर ये वाला है एक्स, ये बेस कहलाएगा। और जो ऊपर छोटा सा एक नंबर होगा उसे एक्सपोनेंट कहेंगे। हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। यहाँ दोबारा लिखने का मकसद है कि एक बार रिकॉल हो जाए, ठीक है। तो बेस, एक्सपोनेंट और कोफिशिएंट क्या होते हैं वो समझ हमें आ गई, ठीक है। तो यहाँ हमारा कोफिशिएंट के हिसाब से तो लॉज नहीं है, हम सिर्फ बेस एंड एक्सपोनेंट जो है उसके हिसाब से हमारे जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं, या इन्हें इंडाइसिस भी कहा जाता है, तो वो हमारे पास मौजूद हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले लॉ से, लॉ नंबर 1, प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। ठीक है, इनके नामों को अगर जहन में बिठाएंगे तो मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा शायद अच्छे से याद ना हो पाए। लेकिन आप इसके जो फार्मूलाज हैं उनके अंदर हो क्या रहा है, या लॉज जो है उनके अंदर जो हो रहा है वो आप चेक करेंगे तो आपको अच्छे से ये ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखें कि क्या लिखा हुआ है, ए पावर एक्स, ठीक है, ए पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाय ए पावर वाई इज इक्वल टू ए पावर एक्स प्लस वाई। इससे हमें क्या पता चला कि जब भी दो सेम बेसिस, देखें ए बेस है, यहाँ भी ए बेस है, दो सेम बेसिस मल्टीप्लाई हों, उनके ऊपर जो भी पावर होगी वो आपस में ऐड हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पर एक्स पावर थी, वहाँ वाई थी, तो हमारा जो टोटल क्या हुआ, एक्स प्लस वाई। एक्स की जगह भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, वाई की जगह भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ए की जगह भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो ए पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाय ए पावर वाई इज इक्वल टू ए पावर एक्स प्लस वाई। इसकी एग्जांपल भी आपके सामने, 2 हमने ए की जगह ले लिया, एक्स की जगह हमने ले लिया 3, और वाई की जगह भी हमने ले लिया 2। तो 2 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 पावर 2 कितना हो जाएगा, 2 पावर 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 पावर 5। इसको मज़ीद अगर हम जब लिखेंगे तो 2 पावर 5 जो है वो 32 हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है प्रोडक्ट ऑफ पावर्स का लॉ नंबर 1, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट में, जिसके अंदर हमें पता चलता है कि जब सेम बेसिस मल्टीप्लाई होंगी तो उनकी पावर जो है वो आपस में ऐड हो जाएगी, सिंपल। नेक्स्ट, फिर हमारे सामने आता है हमारा दूसरा लॉ, लॉ नंबर 2, कोशेंट ऑफ पावर्स। ठीक है, आपकी बुक के अंदर जो है वो ये सबसे एंड पर दिया हुआ है, ये वाला लॉ, लॉ नंबर 6 पर दिया हुआ है। लेकिन मैंने इनका ऑर्डर सिर्फ इस वजह से चेंज किया ताकि जल्दी जल्दी हमें चीज़ें समझ में आ जाए। तो इसमें कोई जो है वो टेंशन वाली बात नहीं कि मैंने आगे पीछे कर दिया, क्यों किया। तो सिर्फ अच्छे से समझाने के लिए मैंने इसको आगे पीछे किया, ठीक है। तो लॉ नंबर 2, कोशेंट ऑफ पावर्स। अब ये क्या है, पहले प्रोडक्ट ऑफ पावर्स था, अब यहाँ क्वोशिएंट ऑफ पावर्स। क्वोशिएंट क्या होता है, जब दो नंबर्स डिवाइड होते हैं तो उनका जो आंसर आता है उसे क्वोशिएंट कहा जाता है। तो यहाँ पर अगर सेम बेस हो और नंबर डिवाइड हो रहा हो, जैसे यहाँ देखिए ए पावर एक्स डिवाइडेड बाय ए पावर वाई, तो ए पावर एक्स ए पावर वाई डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई में प्लस हुआ था तो मल्टीप्लाई का ऑपोजिट है डिवाइड। तो इसी तरह से जब प्लस हो रहा था तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। ऊपर वाली जो भी वैल्यू है उसमें से माइनस हो जाएगी नीचे वाली वैल्यू, और जो पावर की वैल्यू है वो, और जो है हमारे पास एक आंसर आ जाएगा, आपके सामने नज़र भी आ रहा है, ए पावर एक्स डिवाइड बाई पावर वाई इज इक्वल टू ए पावर एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो ये दूसरा लॉ था। इसकी एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, सेम वही नंबर्स हमने ले लिए दोबारा से। 2 पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 पावर 2 इज इक्वल टू 2 पावर 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। अकेला 2 क्यों है, क्योंकि हमने जो जब भी पावर को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर अगर 1 पावर हो तो हम उसे लिखते नहीं हैं। यहाँ पर 2 पावर 1 है जो कि लिखी हुई नहीं है, क्योंकि 1 पावर को हम शो नहीं करवाते, ठीक है। तो ये भी होपफुली अच्छे से समझ में आ गया हो, कोई मुश्किल चीज़ तो है नहीं, ठीक है। तो अगर ना समझ आए तो दोबारा से आप लोग इसको रिवाइंड करके वीडियो को देख सकते हैं, बिल्कुल आसान है। जब भी सेम बेसिस डिवाइड होंगी तो उनकी पावर आपस में क्या हो जाएगी, सबट्रैक्ट।
ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं लॉ नंबर 3 पर। लॉ नंबर 3 में पावर ऑफ पावर। पावर ऑफ पावर का मतलब क्या है कि पावर के ऊपर पावर। अब इसका क्या मतलब है? पावर के ऊपर पावर होना, ये इसका मतलब नहीं है। एक नंबर है, इसकी कुछ पावर है और पूरी जो वैल्यू है उसके ऊपर एक और पावर है, फिर पूरी वैल्यू के ऊपर एक और पावर, उस तरह ही चलता रहता है। हमने यहाँ सिर्फ 2 लेवल तक ही किया है कि एक स्टार्टिंग और एक उसके बाद एक और पावर नहीं है। तो अगर जितनी ज़्यादा पावर्स होंगी सबके साथ सेम ही चीज़ होनी है। तो यहाँ देखें क्या है कि अगर एक नंबर है जिसके ऊपर कोई पावर लगी हुई है और उसकी पूरी वैल्यू के ऊपर एक और पावर लगी हुई है, ठीक है, ए पावर एक्स होल पावर वाई। अब इसका मतलब क्या है कि ए पावर एक्स का जो भी आंसर होगा उसके ऊपर वाई पावर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी केस होगा आपके सामने तो क्या करेंगे, जो पावर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, बेस आपकी जो है वो सेम ही रहेगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, जब पावर के ऊपर पावर होगी तो वो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। एक और मैं आपको इसकी जो है वो इसको थोड़ा-सा मज़ीद बढ़ा भी सकते हैं हम, कि अगर मैं यहाँ कह दूँ ए पावर एक्स, पावर वाई और फिर पावर ज़ेड, ठीक है? 3 कर दिए अभी मैंने पावर, तो भी यही होगा, क्या होगा? ए पावर एक्स, वाई, ज़ेड, ठीक है? तो ये बिल्कुल सिंपल सी एक चीज़ है जो कि अ बेसिक सी एक चीज़ है कि मल्टीप्लाई हो जाएँगे, जब भी आपके पास पावर के ऊपर पावर होगी तो सारी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएँगी। तो आपका जो है इसकी एग्ज़ाम्पल भी दी हुई है, 2 टू द पावर 2 और फिर पावर 3। तो 2 पावर फिर हमने क्या किया कि 2 जो है पावर थी इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया और 2 पावर 6 हो गया, ठीक है? तो इसको वैसे अगर सॉल्व करें 2 पावर 2 होता है 4, 4 की 3 पावर होती है 64। इसी तरह जब हमने 2 पावर 6 किया तो वो भी 64 होता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं आया, ठीक है? तो ये लॉ नंबर 3 हो गया। लॉ नंबर 4, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर के नंबर है मतलब लॉ नंबर 4 पर पावर ऑफ प्रोडक्ट। अब पावर ऑफ प्रोडक्ट ए मल्टीप्लाई बी पावर एन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 नंबर्स अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बाहर उनके ऊपर पावर लगी हुई है, ठीक है? अंदर जो भी उनका प्रोडक्ट है, उसके बाहर जो है वो पावर लगी हुई है। तो क्या होगा कि सब नंबर्स के ऊपर वो सेम पावर आ जाएगी, ठीक है? ए के ऊपर भी एन पावर आ जाएगी, बी के ऊपर भी एन पावर आ जाएगी, क्योंकि बाहर एन पावर लगी हुई थी, ठीक है? तो ये चीज़ याद रखनी है कि मल्टीप्लाई में और डिवाइड में होता है, प्लस या माइनस में इस तरह हम नहीं कर सकते कि अंदर जो भी नंबर है सबके ऊपर बाहर वाली पावर लगा दें। ये सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड में हम कर सकते हैं कि अंदर वाले सारे नंबर्स के ऊपर बाहर वाली पावर आ जाएगी, अगर सारे ही मल्टीप्लाई या सारे ही डिवाइड हो रहे हैं या कुछ मल्टीप्लाई कुछ डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा बीच में एक भी प्लस या माइनस का आ जाएगा तो ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी, वहाँ पे फिर हमें कुछ और करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान था। इसकी एग्ज़ाम्पल आप लोग देखें, 3 मल्टीप्लाई 2 और फिर होल पावर 2। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 3 के ऊपर भी वही 2 पावर आ गई जो बाहर थी और 2 के ऊपर भी 2 पावर आ गई जो कि बाहर थी। ये आपके पास लॉ नंबर 4 पावर ऑफ प्रोडक्ट। उसके बाद लॉ नंबर 5। लॉ नंबर 5 क्या है? पावर ऑफ अ कोशेंट। सेम वही चीज़ है, बस यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं। जैसे पहले मल्टीप्लाई हो रहे थे, बाहर पावर लगी हुई थी, अब डिवाइड हो रहे हैं और बाहर पावर लगी हुई है। ठीक है? तो यहाँ भी वही चीज़ होगी कि ए की जो ऊपर वाली वैल्यू है, जो आपके पास पहली वैल्यू है, वो भी उसके ऊपर भी सेम बाहर वाली पावर आ जाएगी और जो दूसरी वैल्यू है, उसके ऊपर भी सेम बाहर वाली पावर आ जाएगी। अ, तो ये होता है पावर ऑफ अ कोशेंट। ठीक है, तो इसकी एग्ज़ाम्पल भी दी हुई है कि 3/2 होल पावर 2 है, इसमें भी हमने वही 3 और 2 2 नंबर्स लिए हैं। तो 3 के ऊपर भी 2 पावर, 2 के ऊपर भी 2 पावर। तो ये होपफुली आप लोगों को अच्छे से सारे लॉज़ समझ आ गए होंगे। मज़ीद आगे भी 2 लॉ और हैं, उसे भी देखते हैं। वो आपकी बुक में एज़ अ लॉ मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने उसे यहाँ पर वही लिखा है, तो उसे हम चेक करते हैं अभी। अच्छा, अभी ये मैंने इसको लॉ नंबर 6 का नाम दिया। ठीक है, लॉ नंबर 6 जो है वो क्या है? ज़ीरो इन एक्सपोनेंट। अगर आपके एक्सपोनेंट में ज़ीरो हो, यानी कि एक्सपोनेंट आपका क्या है? ज़ीरो है, तो हमेशा वो नंबर भले जितना मर्ज़ी बड़ा हो, वो हमेशा क्या हो जाएगा? 1। हाँ, ये कि वो जो बेस है वो एक नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो जो आपके पास जो भी नंबर आएगा वो 1 आ जाएगा, वो चाहे बहुत छोटा नंबर हो, उसकी ज़ीरो पावर हो, चाहे बहुत बड़ा नंबर हो, उसकी ज़ीरो पावर हो, तो वो हमेशा क्या बनेगा? 1 ही बनेगा। तो ये आप लोगों को होपफुली समझ में आ गया होगा, ठीक है? इसको याद कर लें कि जब भी किसी भी नंबर के ऊपर ज़ीरो पावर होगी तो वो 1 हो जाएगा सिवाय ज़ीरो के, ठीक है? ज़ीरो के ऊपर ज़ीरो पावर होगी तो वो ज़ीरो ही रहेगा।
उसके बाद नेक्स्ट फिर हम आते हैं अपने नेगेटिव एक्सपोनेंट्स की तरफ। ठीक है, नेगेटिव अगर एक्सपोनेंट में माइनस की साइन आ जाए, यानी कि माइनस का आप कह लेंगे माइनस का पावर है। ठीक है, तो माइनस का जब भी पावर होगा तो वहां पर आप लोगों ने याद रखना है कि जो नंबर है उसका आपने क्या कर लेना है, रेसिप्रोकल कर लेना है। ठीक है, यानी कि जो अभी आपके पास डिनोमिनेटर है उसको आप न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दें और जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें, तो आपके पास जो है वो जो पावर है उसकी साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यहाँ पर ए पावर एम लगाना भूल गया मैं, ए के ऊपर एम पावर आएगी। ठीक है, तो यहाँ देखें कि ए के ऊपर माइनस एम पावर थी, तो ए का रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है 1/a। ठीक है, तो 1/, हमने ए किया तो एम के साथ जो माइनस की साइन थी वो खत्म हो गई। इसी तरह से जब हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मौजूद हैं तो भी क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस किया कि हमने रेसिप्रोकल किया, a/b का रेसिप्रोकल होता है b/a, वो कर दिया और माइनस एम पावर थी अब क्या हो जाएगी, प्लस एम। ठीक है, इसकी मैंने कोई एग्जाम्पल नहीं लिखी क्योंकि सिंपल सी एक बात है कि जब भी आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में एक्सचेंज करेंगे तो पावर की साइन हमेशा चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास थे सारे के सारे लॉ, 5 लॉ जो कि आपके बुक में थे। छठा मैंने बुक में है तो सही लेकिन वो लॉ के नाम से नहीं है। इसी तरह नेगेटिव एक्सपोनेंट्स भी हैं बुक के अंदर। और पेज नंबर 15 एंड 16 आपकी बुक क्या है, 9th क्लास मैथमेटिक्स एंड बोर्ड की जो बुक है उसके पेज नंबर 15 एंड 16 पर ये लॉज मौजूद हैं। अ, तो आप लोग वहाँ से इसको अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, इसकी पूरी थ्योरी उस पर लिखी हुई है, मैंने सिर्फ इसको एक्सप्लेन किया है। एक्सरसाइज 1.4 अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इंशाल्लाह। तो एक्सरसाइज 1.4 को हम स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.4 क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1। इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 ही सॉल्व करेंगे, फिर हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, क्या लिखा हुआ है 3/5 और डिवाइडेड बाय 3/2। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपने सिंप्लीफाई करना है, यानी कि इसको सॉल्व करना है सिंपल। और आपको आपके पास चॉइस है, आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास यहाँ कोई ऊपर ये नहीं लिखा हुआ कि यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट या फिर और कोई तरीका, सिर्फ आपसे सिंप्लीफाई करने का कहा हुआ है। ठीक है, तो जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन हो कि जिसके अंदर आपको मेथड मेंशन ना हो क्वेश्चन में, तो वहाँ आपके पास अपनी चॉइस होती है, जिस मेथड से आपको आसान लगेगा आप उस मेथड से उसको सॉल्व कर पाएँगे। और मैथमेटिक्स में आपको किस तरह पता चलेगा कि कौन-सा मेथड आपके लिए आसान है, कौन-सा मुश्किल है? तो वो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही उसका एक्सपीरियंस हो जाएगा, क्योंकि हर किसी के लिए जो है कुछ कोई मेथड किसी के लिए आसान होता है, कोई मेथड किसी के लिए आसान होता है। कोई जो प्रेफ़र करते हैं लोग, वो कहते हैं कि भले बड़ा क्वेश्चन हो जाए लेकिन आसानी से हो, और कुछ कहते हैं कि जल्दी से छोटा-सा हो जाए भले थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट ही हो, मेथड ही हो। ठीक है, तो वहाँ पर जो है वो चॉइस हमारे पास आ जाती है और वो डिपेंड करता है कि कितने कौन जो है वो किस तरीके से उसको करना चाहता है। सही है? तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। लाज़मी नहीं है कि सेम मेरा ही मेथड फ़ॉलो करें, जो मेथड आपको आसान लगेगा, क्योंकि हम सीखेंगे तो सारे मेथड, तो जो हमें आसान लगेगा हम उससे करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर हम इसको लेकर चलते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन। अच्छा, अब हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने एक पढ़ा था, आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर शो भी हो जाएगा अभी। उससे पहले आप लोग खुद इसको ध्यान में ले आएँ। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, अ, जो जब भी सेम बेसिस हों और वो डिवाइड हो रहे हों तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर जो उनकी है वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि बेस दोनों नंबर्स की क्या है, सेम है, एक्सपोनेंट अलग है। तो एक्सपोनेंट में क्या होगा, जो ऊपर वाला एक्सपोनेंट में से नीचे वाला एक्सपोनेंट माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल टू 3/5 माइनस 2। ठीक है, अब 3/5 माइनस 2 कितना होता है, 3/3। अब 3/3 तो बिल्कुल आसान है सॉल्व करना। 3 टू द पावर 3 कितना हो जाएगा, 3 3 9, 9 3 27। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपल इसका आंसर हो जाएगा। सही है, कोई मुश्किल इसके अंदर आपको इंशाल्लाह नहीं आई होगी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो हमारा सेकंड पार्ट है वो क्या है, 2/4 मल्टीप्लाइड बाय 5/3 डिवाइडेड बाय 10/2। तो अब यहाँ आपके सामने बज़ाहिर तो ये दिखाई दे रहा है कि जो बेसिस बिल्कुल भी सेम नहीं है, ठीक है? लेकिन हम इसको सेम कर सकते हैं, सही है? तो जब सेम कर लेंगे तो हमें आसानी होगी। अब आप लोग डायरेक्टली भी सॉल्व करना चाहें हम तो वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है?
तो यहाँ पे मैं जो है वो बेसिस को सेम करके दिखा रहा हूँ। आप लोग चाहें तो डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है उनका आपसे क्वेश्चन में किसी मेथड का आपको नहीं कहा हुआ। तो यहाँ पर देखें 2 और 5 और 10 आप लोग देखें तो आपको मेरे ख्याल में देखकर ही समझ आ जाएगा, अगर 2 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आता है, ठीक है? तो अगर हम कह दें कि यहाँ पर है हमारे पास 2 पावर 4, नीचे है हमारे पास 5 पावर 3 और नीचे हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई 5 पावर 2, ठीक है? तो ये हम कर सकते हैं क्योंकि 10 और 2 मल्टीप्लाई 5 सेम होता है। और हमने एक और लॉ अभी-अभी पढ़ा था कि जब भी पहले मैं इसे लिख दूँ कि जब भी 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बाहर कोई पावर लगी हुई है, तो जो बाहर वाली पावर है वो अंदर वाले सब नंबर्स के ऊपर आ जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा 2 के ऊपर भी 2 पावर डॉट 5 के ऊपर भी 2 पावर। तो अब देखें बेसिस हमारे पास सेम आ चुकी हैं। और नंबर्स आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है कि हम इसको कैंसलेशन या फिर जो हमारे लॉज़ ऑफ एक्सपोनेंट हैं वो इधर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें 2 के ऊपर 4 पावर है, यहाँ 2 पावर है, तो जब भी डिवाइड होता है सेम बेसिस होती हैं, तो वो जो पावर्स हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, 4 माइनस 2 हो जाएगा और डॉट 5 की पावर 3 माइनस 2, सही है? तो 2 की 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 पावर 2 हो जाएगी, डॉट 5 की 3 माइनस 2 करेंगे तो 5 पावर 1 हो जाएगी, जो कि सिर्फ 5 ही होता है। फिर 2 पावर होती है 4, डॉट 5 लिख दें या मल्टीप्लाई 5 लिख दें, आपकी मर्ज़ी। 4 डॉट 5 इज़ इक्वल टू 20, ठीक है? तो ये बिल्कुल सिंपल सा एक क्वेश्चन था, स्टेप बाय स्टेप हमने इसको सेकंड पार्ट को भी हमने सॉल्व कर लिया। थर्ड हम इसका सॉल्व करते हैं आखिरी और उसके बाद फिर हम जो है वो अपनी वीडियो को एंड करेंगे। ओके, तो इसका थर्ड पार्ट हमारे सामने है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखें आपके पास यहाँ पर भी क्या है नंबर्स नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ तो है ना, तो a प्लस बी के ऊपर लगी हुई है 2 पावर, c प्लस डी के ऊपर लगी हुई है 3 पावर, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। नीचे भी सेम ही चीज़ है, a प्लस बी मल्टीप्लाई c प्लस डी और c प्लस डी के ऊपर नीचे जो है वो 2 पावर है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ बेसिस क्या है सेम है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम सिंपल अपने उस लॉ को यूज़ करेंगे कि जब डिवाइड हो रहा हो और बेसिस सेम हो तो नंबर जो पावर्स हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। तो हम लिखेंगे a प्लस बी पावर ऊपर वाली क्या है 2 और नीचे जो है वो 1 डॉट c प्लस डी और पावर 3 माइनस 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस बी की 1 पावर और वहाँ c प्लस डी की भी 1 पावर। इसको मज़ीद आपस में मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर भी सकते हैं, नहीं तो इतना आंसर भी आपका सही है, सही कंसीडर किया जाएगा, आपको इसके फुल मार्क्स भी मिलेंगे इंशाअल्लाह। तो ये हो गई आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, तीसरा पार्ट था इसका एक्सरसाइज 1.4 का। होपफुली आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। हमने आज क्या-क्या डिस्कस किया उसको एक बार दोबारा से जो है वो बता देता हूँ आपको। हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े आज, जिसके अंदर 5 लॉ हमने पढ़े। उसके अलावा एक छठा लॉ था कि किसी भी नंबर के ऊपर 0 पावर होगी तो वो नंबर 1 हो जाता है। और नेक्स्ट फिर हमने एक नेगेटिव एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ा कि अगर पावर के अंदर नेगेटिव साइन हो तो क्या करना है। और फिर हमने एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को कम्प्लीटली सॉल्व किया। इन्हीं क्वेश्चन को आप दोबारा से भी सॉल्व करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए। और नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे उसे। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख़्याल रखिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।